Hello everyone, welcome to CBL. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss a very important update from your exam point of view, that is about Nobel Prize. नोबेल प्राइज क्या होते हैं भाई, नोबेल प्राइज की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे, किस किस डिसिप्लिन में नोबेल प्राइज दिया जाता है. मुख्यतः 6 नोबेल प्राइज या 6 अलग अलग डिसिप्लिन में नोबेल प्राइज दिया जाता है. केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर एक्सेट्रा, राइट. तो आज हम से समझेंगे कि नोबेल प्राइज, वैसे उसकी हिस्ट्री, अल्फ्रेड नोबेल की लेगेसी, उन्होंने क्या आविष्कार किया था, कौन थे अल्फ्रेड नोबल्स, और ये स्वीडन की जो सरकार है या जो अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट है वो हर साल क्यों 6 अलग अलग नोबेल प्राइज देती है और उसके साथ इतना बड़ा कैश प्राइज क्यों देती है, उस सबको भी समझेंगे. और इस साल का जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में 2025 का जॉन क्लार्क, माइकल डेवॉट और जॉन एम मार्टिन, इन्हीं को दिया गया है. तो इन 3 लोगों ने मिलके फिजिक्स की जगत में या फिजिक्स की दुनिया में ऐसा क्या नया आविष्कार कर दिया है कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है. ठीक है, उस चीज को समझते हैं. द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस हैज डिसाइडेड टू अवार्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टू जॉन क्लार्क, माइकल डेवॉट एंड जॉन एम मार्टिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक. अब एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे. मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, माइक्रो नहीं मैक्रो. क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो ये बहुत टफ सी लैंग्वेज होगी साइंस की. इवन जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से भी हैं उनके लिए भी चीज थोड़ी टफ हो सकती है, बिकॉज ये ना फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स, देखो फिजिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स. तो इसमें भी जाकर क्वांटम फिजिक्स, उसमें भी एक डीप टॉपिक होता है क्वांटम टनलिंग, ये उसकी बात कर रहे हैं. तो उसका एक मैक्रोस्कोपिक वर्जन इन्होंने पेश किया है. तो इन्होंने एक्चुअल में किया क्या है उसको समझते हैं. पर उसको समझने से पहले ये वही न्यूज़ है, हम थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में समझ लेते हैं, क्या इसकी लेगेसी है, क्या हिस्ट्री है. नोबेल प्राइज को एक्चुअली में 1901 में स्टार्ट किया गया था, 1901. इससे पहले एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे या केमिस्ट कह लो, इन्वेंटर, इंडस्ट्रियलिस्ट, अल्फ्रेड नोबेल. अल्फ्रेड नोबेल फेमस है अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन डायनामाइट के लिए. अब बहुत बड़ी फेमस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पर आज हम इन्हें याद करते हैं फेमस के रूप में. पर उस वक्त, जिस वक्त डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने, तब इनकी काफी निंदा हुई. ठीक है, इन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था, मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से बुलाया जाने लगा. मर्चेंट ऑफ डेथ यानी वही मौत का सौदागर है ना, हिंदी में वैसे बोलेंगे. तो मौत का सौदागर कहने लगे अल्फ्रेड नोबेल को. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एक्सप्लोसिव डायनामाइट, इसका आविष्कार किया गया था. ठीक है, तो बट नोबेल हैड अ डिफरेंट ड्रीम ऑफ ऑनरिंग दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू ह्यूमन काइंड. अल्फ्रेड नोबेल अपनी लेगेसी या अपने पीछे ऐसी एक इमेज तो नहीं छोड़ के जाना चाहते थे कि लोग उन्हें मौत के सौदागर के नाम से याद करें. इसीलिए उन्होंने नोबेल ट्रस्ट को फाउंड किया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी धन दौलत उसमें ट्रस्ट में डाल दी. और हर साल 5 अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों को, जिसमें केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, इन सबके बारे में या इन 5 डिसिप्लिन में इन्हें नोबेल प्राइज देने की बात करी. या अल्फ्रेड नोबेल ने जो एक नोबेल प्राइज देने की बात कही, नोबेल ट्रस्ट एस्टैब्लिश करी, वो 5 डिसिप्लिन में नोबेल प्राइज देने लगी. बाद में 1968, ये क्या हो गया, तो कुछ और ही लिखा गया, रुको जरा. 1968 में बाद में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया. ठीक है, तो आज टोटल 6 ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है. आई होप यू गॉट इट. 6 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर डिस्कवरी अबाउट द यूनिवर्स एंड नेचुरल लॉज, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, एक ही बात है. लिटरेचर फॉर एक्सेप्शनल लिटरेरी वर्क. अगर आपको याद हो तो पहले ऐसे कौन से भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आंसर मैं बता देता हूँ. गीतांजलि एक लिटरेचर वर्क था जिसके लिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था. पीस, अगर कोई पीस में अपना एफर्ट डाल रहा है. इकोनॉमिक साइंस एडेड लेटर इन 1968 रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन इकोनॉमिक्स. ठीक है जी. नेक्स्ट देखो, हर वो व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिलता है, भाई नोबेल प्राइज के नाम पे कुछ तो प्राइज मिलता होगा, तो बहुत कुछ मिलता है जी. इट कम्स विद अ गोल्ड मेडल, और एक्चुअल गोल्ड का बना हुआ गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा ऑब्वियसली, एंड द कैश प्राइस वर्थ अराउंड 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर. बेसिकली स्वीडन की अपनी जो करेंसी है उसमें 11
11 मिलियन मिलते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 1.3 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो बहुत बड़ी धनराशि है ये। नेक्स्ट देखते हैं, लेगेसी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 1833 में उनका जन्म हुआ, 1896 में वो चल बसे। Was not only an inventor but also a visionary who wanted to strike a balance between science and morality। जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी डायनामाइट की खोज के कारण ना बहुत निंदा होने लगी, तो बहुत बड़े ऐसा कह लो बुरे शब्दों का उपयोग होने लगा उनके लिए। तो जाहिर सी बात है, अभी कोई भी नहीं चाहेगा कि लोग उसे बुरे शब्दों से याद करें। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया, खुद से कह लो कि वो चाहते थे बैलेंस स्ट्राइक कर सके कि हमें तरक्की करनी है, साइंस के साथ हमें तरक्की करनी है, पर साथ साथ हम मोरालिटी का भी ध्यान रखें, हम ह्यूमन वैल्यूज का भी ध्यान रखें। मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था। ड्यू टू हिज इन्वेंशन ऑफ एक्सप्लोसिव्स, नोबेल डिसाइडेड टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी दैट ऑनर्ड पीस एंड प्रोग्रेस। His act of giving away a wealth to establish a Nobel Prize revolutionized the way that world reward human achievements and makes one of the history's greatest act of hope and redemption। अब नोबेल प्राइज मैटर क्यों करता है? जहां तक आप जानते होंगे, मैं भी जहां तक समझता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज इन टर्म्स ऑफ साइंस या इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट नोबेल प्राइज है ना। तो नोबेल प्राइज इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि भाई किसी इंसान ने अपना पूरा जीवन लगा के किसी खोज करी है, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या पीस में एफर्ट डाला है। जैसे यूसुफ मलाला को मिला था, जो पाकिस्तान से हैं जहां तक मुझे याद है, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। तो ये रिकॉग्निशन है ह्यूमन ब्रिलियंस एंड कंपैशन। इट एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑनर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज इट ऑनर्स द इंडिविजुअल्स हुज वर्क बेनिफिट द ह्यूमैनिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनका काम इंसानियत के लिए, किसी एक इंसान के लिए, इंसानियत पूरी कौम के लिए फायदेमंद होगा या किस तरह उन्हें हेल्प करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा, उनके काम को ये ऑनर करते हैं, इज्जत बख्शते हैं। नेक्स्ट देखो, it inspires generations of scientists, writers and peace builders etc. It highlights the power of knowledge to solve global challenges. Every Nobel season reminds कि चाहे पूरी दुनिया में जितने भी conflicts हो, uncertainty हो, but human curiosity and courage continues to push the boundaries of possibilities, right? कि इंसान जितनी भी समस्याओं से घिरा हो, वो हमेशा होप नहीं छोड़ता है या उसे छोड़नी नहीं चाहिए, और वो पुश करता रहता है बाउंड्रीज ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावनाओं के उस क्षेत्र को बढ़ाता चला जाता है, राइट? इट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट। नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स की बात करें तो जॉन क्लार्क, माइकल डेब्रॉयट और जॉन एम मार्टिन को ये मिला है, अवॉर्डेड फॉर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि भाई साहब क्वांटम टनलिंग क्या होती है। पहले हम क्वांटम टनलिंग समझेंगे, जब हम क्वांटम टनलिंग समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और ये होता ही क्या है एक्चुअल में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Nobel Prize Physics honors the trio who brought quantum mechanics out of the microscopic realm। बहुत छोटे स्तर पर, बहुत ही छोटे, कितने छोटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्तर पर जो चीजें होती हैं, जो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक फिनोमिना है क्वांटम टनलिंग। उसको अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो उस लेवल पर ले आए हैं या उस स्केल पर ले आए हैं जहां पर हम उसे नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक। कहीं लिखा होगा यह वर्ड, चलो यहीं कहीं लिखा था, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, their experiment in superconducting circuits using Josephson junction showed that collective quantum behavior and quantum tunneling can occur at scales visible to human eye। they also demonstrated energy quantization। अब क्वांटम टनलिंग होती क्या है? ठीक है, इस सर्किट में बात पे आता हूं, पहले क्वांटम टनलिंग समझते हैं। क्वांटम टनलिंग एक बहुत ही यू वुड से यूनिक सा फिनोमिना है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसे हम ह्यूमन आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए, एक भी दो। एक तो ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है, दूसरा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन, आई होप आप सबको पता होगा, एक न्यूक्लियस होता है एटम, और उसके आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन का एटम है। पहले तो एटम ही क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक जा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी समझ पाए। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट
किसी भी मैटर की, चाहे ये स्टाइलस, ये बोर्ड, मैं, आप, हम सब किसी ना किसी मैटर से तो बने हैं, ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे ये प्लास्टिक से बना है ना। तो इस मैटर की सबसे छोटी यूनिट से छोटा 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 काटते जाओ तो जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसे हम बोलते हैं एटम। वो एटम कैसे बना होता है, उसमें एक होता है न्यूक्लियस और आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रॉन किस टाइम पे कहां पर है ये हम पता कर ही नहीं सकते। ये कहता है हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी दैट मीन्स यू कांट बी सर्टन अबाउट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या ऑल टुगेदर सम पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं क्वांटम टनलिंग समझाऊं, यहाँ पर क्वांटम मतलब बहुत छोटे स्तर पर, और टनल, टनल तो पता है, टनल मतलब जैसे सुरंग होते हैं वही वाली। तो यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस दिशा में ट्रेवल कर रहा है, पर यहां पर एक बहुत बड़ा है बैरियर। ठीक है, इस बैरियर के इलेक्ट्रॉन पार नहीं जाना चाहिए। देखो वर्ड्स पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इस बैरियर के पार नहीं जाना चाहिए, तभी हम उसे बैरियर कहेंगे ना। बैरियर का मतलब होता है कि जो रोकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ऐसी चीज है जिसे इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर सकता, यह है बैरियर। पर कई बार, बहुत लेस, 1 इन अ ट्रिलियन, मैं बिलियन भी नहीं कह रहा हूं, 1 इन अ ट्रिलियन टाइम्स, 1 इन अ ट्रिलियन फिनोमिना है ये, कि हमें कई बार दिखता है कि इलेक्ट्रॉन इसे पार करके यहां बैठा है जी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आमतौर पर इस इलेक्ट्रॉन को इस बैरियर के पार नहीं होना चाहिए। यही हमें समझ आता है कि भाई इसको रोकने के लिए बैरियर लगाया था। पर कई बार हम ये देखते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस जिसे यहां होना चाहिए था वो तो बैरियर के पार बैठा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस बैरियर से पास होकर दूसरी तरफ चला गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। ये बेस्ट हो रहा है, इसके आगे वेव फंक्शंस भी हो सकते हैं। यहां पर एनर्जी क्वांटाइजेशन हाई होती है, यहां पर आके लो हो जाती है, वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। पर उतनी डीप साइंस में जाने की बजाय हम बहुत बेसिक लेवल पर समझते हैं। हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें बेसिक समझना है कि क्वांटम टनलिंग होती क्या है। टनलिंग मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर था, वो इस पहाड़ के पार नहीं जा पा रहा था, पर वंस इन अ ट्रिलियन फिनोमिना, वंस इन अ ट्रिलियन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन इसको पार करके यहां पर पहुंच गया किसी तरह से। क्यों कैसे हमें नहीं पता, पर जब पहुंचता है उस पहुंचने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। अब ये जो फिनोमिना है हमें बहुत छोटे लेवल पर, जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उस लेवल पर देखने को मिलता है। पर जिन लोगों को अभी हम नोबेल प्राइज पढ़ रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, यानी जॉन क्लार्क, माइकल लेस्टेवॉर्ट और जॉन एम मार्टिन, इन्होंने क्या डेमोस्ट्रेट किया है? इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया कि क्वांटम टनलिंग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी पॉसिबल है, या उन्होंने उसे सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करके दिखाया है। ठीक है, क्वांटम टनलिंग, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। अब नेक्स्ट लाइन क्या बची? एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना ये बनाया था न्यूक्लियस, इसके आसपास एक ऑर्बिट, ऑर्बिट में भी आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। इस एनर्जी क्वांटाइजेशन को, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप ऐसा समझना कि अलग अलग एनर्जी सर्किट, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। रिपीट कर रहा हूं, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। हाई एनर्जी, लो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन के लेवल पर तो देखने को मिलता है, वो हमें समझ भी आता है, पर इस एनर्जी क्वांटाइजेशन को एक सर्किट में दिखा पाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दिस वर्क लाइज एट द बैकबोन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर एंड सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट टेक्नोलॉजीज। अब यहां पर एक और वर्ड हमने पढ़ा, क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है? रुको फिर वो भी समझते हैं। आप इतना समझेंगे कि यहां पर दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटाइजेशन दैट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट इन दीज इंजीनियर्ड सर्किट्स। बस इतना आपने याद कर रखना है। क्वांटम टनलिंग क्या होती है, दूसरा क्वांटम टनलिंग को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर करके दिखाया है किन्होंने? जॉन क्लार्क ने, माइकल ने, और मैं नाम भूल गया, क्या नाम था उनका, जॉन एम मार्टिन। ठीक है, माइकल साहब और जॉन एम मार्टिन, तीन लोगों ने। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है,
यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसकी हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होगी। भाई ठीक है, 3 लोगों ने क्वांटम टनलिंग करके दिखा दी, एनर्जी क्वांटाइजेशन दिखा दी इलेक्ट्रिक सर्किट में, पर उससे हमें क्या लेना देना। ये इंसानियत को कैसे फायदा करेगा? ये इंसानियत को ऐसे फायदा करेगा कि इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव क्वांटम सेंसर्स एंड सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। जो हम आज CPU यानी कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उससे कई लाख गुना, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1000 नहीं कह रहा मैं, उससे कई लाख गुना बेटर होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, और इन सुपर कंप्यूटर से कई करोड़ गुना, लाख नहीं कह रहा मैं, कई करोड़ गुना बेटर होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, COMPUTER। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स मतलब ये आपके CPU जो आप नॉर्मली अभी डिवाइस यूज कर रहे हो, आपके घर में लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, उससे कई लाख करोड़ गुना बेटर, फास्ट, तेज, इफेक्टिव, एफिशिएंट होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। आप इसे ऐसे समझो कि मान लो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में एक कंप्यूटर को मान लो 1 साल लगता है, 1 ईयर लगता है, तो उसे ये 1 सेकेंड में कर सकता है। इतना फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर के मुकाबले या CPU के मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर। अगर आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जैसे आप पढ़ते हैं ना MB, KB, वो किलो बाइट होता है। किलो बाइट का सबसे छोटा बाइट, बाइट से भी छोटा बिट। ठीक है, अब जो नॉर्मल बिट होते हैं, नॉर्मल आप डिजिटल कंप्यूटर पढ़ते हो है ना, उसमें होता है कि भाई एक बिट या तो 0 वैल्यू हो सकती है या 1 हो सकती है, इधर 0 और 1। इसे बोलते हैं डिजिटल बाइनरी कोड लैंग्वेज, है ना। क्यूबिट क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक क्यूबिट एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है और उसी टाइम पे 1 भी हो सकता है। इट हैज ग्रेटर implications एंड ग्रेटर applications फॉर साइंस, फॉर सिमुलेशंस, फॉर स्पेस साइंस, कंप्यूटिंग एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इस इनोवेशन की फॉर आवर रियल लाइफ, कि हमारी जो कंप्यूटिंग प्रोसेसेस हैं इन सबको ये बहुत ही ज़्यादा तेज कर देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा। एक हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं कि इस साल 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरॉयट एंड जॉन एम मार्टिन। किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग या क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमें इसमें PhD हासिल नहीं करनी है, पर ऑब्वियसली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पूरा टॉपिक पढ़ा और आपने इन 3 लोगों का नाम याद रखना है, जॉन क्लार्क, माइकल साहब, जॉन एम मार्टिन। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।